इज एवरीथिंग रेडी? जी जनाब, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वैसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। शाबाश। हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा समय नहीं है जनाब। हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं, हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा ये अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिलाकर रख देगा। पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर हिंदुस्तान के लिए किसी हमले की बड़ी साजिश चल रही थी कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलाबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ के सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी। सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं थी। पाकिस्तान जिस नापाक साजिश का प्लान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कर रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। मगर सवाल यह था कि आखिर ये इंफॉर्मेशन बाहर गई कैसे? दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया आर्मी बटालियन सालों से देश पर राज करने और विश्व विजेता बनने का वो फॉर्मूला ढूंढ रही है जो है हिंदुस्तान की किसी खुफिया जेल में। और इस फॉर्मूले को हासिल करने का काम उस शख्स को दिया गया है जिसे पाकिस्तान के वजीर आला चमत्कार कहते हैं। और उसी शख्स को भारत के प्रधानमंत्री ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। ब्लैक टाइगर भारतीय इतिहास में दर्ज वो नाम है जिसे सुना तो हर किसी ने है, मगर जाना मुश्किल से ही है। ब्लैक टाइगर यानी रविचंद्र कौशिक एक अंडरकवर स्पाई के रूप में जब किसी खास मिशन से पाकिस्तान गया तो उसके सामने कई कठिनाइयां आईं, पर उस जाबाज ने अपने दिमाग से एक ही झटके में पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया और ब्लैक टाइगर कहलाया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ब्लैक टाइगर को यातनाएं देकर तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस हिंदुस्तानी वीर ने अपनी जुबान पर वो शब्द आने नहीं दिया जिसे पाकिस्तानी सरकार के कान सुनने के लिए बेकरार थे। आज वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी हमारे बीच है। कुकू एफएम लाया है एक ऐसे बहादुर इंडियन स्पाई की कहानी जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि भारत मां के लिए प्यार बहता है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ हिंदुस्तान की जीत है। भारत मां की सेवा के लिए उस मां भारती के लाल ने अपना परिवार, धर्म, देश और खुद की पहचान तक को छोड़ दिया, मगर हिंदुस्तान के लहराते तिरंगे पर दुश्मनों की नजर तक नहीं उठने दी। तो फिर देर क्यों करनी दोस्तों, अभी सुनिए एक सच्चे देशभक्त ब्लैक टाइगर की कहानी। रात के सन्नाटे और अंधेरे ने पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के उस आखिरी गांव को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा था। कड़कड़ाती ठंड ने मानो ठान लिया था कि वो आज हर शख्स की नसों में दौड़ते लहू को जमा देगी। ऐसे में उस गांव के पास मौजूद झाड़ियों के नीचे बने छोटे छोटे बंकरों से निकलकर कुछ साए अपनी छाती और कोहनियों के बल पर जमीन से चिपककर उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उन सायों की आंखों पर अंधेरे को चीर कर देखने वाले इंफ्रारेड चश्मे और हाथों में आधुनिक हथियार और शरीर पर भारतीय सेना की वर्दी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक साए के मुंह से हल्की सी कराह निकली तो दूसरा उससे बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बड़ा कंकर कोहनी के नीचे आ गया था। ओह, फिर तो कोहनी छिल गई होगी, खून निकलने लगा होगा उससे। हाँ सर, पर हमें रुकना नहीं है, तब भी नहीं जब सारा शरीर छलनी हो जाए और खून का एक एक कतरा बह जाए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारा शरीर तो खुश होगा लेकिन हमारा देश बुरा मान जाएगा। तभी तीसरा साया बोला, शाबाश, देखना हमारा यही जज्बा जल्द ही दुश्मन के सिर पर चढ़कर बोलेगा और उसे खामोश करके राख में मिला देगा। सर, मैं ही नहीं, हमारे
सारे साथी बेताब हैं दुश्मन का मुंह तोड़ देने वाला जवाब देने के लिए। कब करेंगे हम ऐसा? बस समय आ ही गया है, और ये समय हमारे दुश्मन का आखिरी समय होगा। उस साय ने अपनी कलाई पर बंधी रेडियम रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, और फिर अपने हाथ में थामे मिनी वायरलेस के एक बटन को छुआ और बोला, वी आर रेडी विक्रम सर। उसी समय उस जगह से कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर सेना के सबसे जाबाज कहलाए जाने वाले कमांडर अशरफ बिलाल ने अपने सामने खड़े लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर से पूछा, इज एवरीथिंग रेडी? जी जनाब। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने अपने शरीर को और सीधा तानते हुए आवाज में पूरा सम्मान और जोश भरते हुए कहा, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वैसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। अशरफ बिलाल, शाबाश। हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है जनाब। हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं, हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। अपने लेफ्टिनेंट कमांडर की बात सुनकर कमांडर बिलाल को जैसे कुछ याद आया और वो तपाक से बोला, किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं है इस हमले की। इसी के साथ हमारी सारी तैयारियां भी पूरी हैं। बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा यह अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिलाकर रख देगा। खैर, आप चाहें तो अपने साथियों को कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कह सकते हैं, फिर हमले के लिए तैयार होना है। जी जनाब। ये कहने के साथ ही लेफ्टिनेंट बशीर अपने साथियों को आदेश देने में जुट गया। आराम करने के आदेश से पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी राहत महसूस हुई। कुछ देर में ही लगभग हर पाकिस्तानी सैनिक गहरी नींद में सो गया, इस बात से बेखबर होकर कि एक बहुत बड़ी आफत उनके करीब पहुंच चुकी है। अभी ये सारे पाकिस्तानी सैनिक नींद के आगोश में खोए हुए ही थे कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ कि सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी, सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर बोले, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के इस सवाल पर कमांडर अशरफ बिलाल चीख पड़े, सवाल अच्छा है लेकिन वक्त खराब है लेफ्टिनेंट। ये वक्त जवाब ढूंढने का नहीं बल्कि दुश्मन के हमले का जवाब देने का है। बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए लेफ्टिनेंट बशीर के मुंह से इतना ही निकला, जी जनाब। सभी पाकिस्तानी सैनिकों में हड़बड़ी मच गई। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक इतनी खास सीक्रेसी के बाद भी हुआ कैसे। दरअसल जब ये सारे लोग अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए जोश भर रहे थे, तभी इनकी सीमा के नजदीक वो बेआवाज हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर खड़ा था। उससे एक मजबूत स्टील रोप नीचे लटक रही थी, जिसकी सहायता से जो सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ उतर रहे थे, उनके शरीरों पर मौजूद वर्दी इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वे भारतीय सैनिक हैं। वे भारतीय जाबाज सैनिक जिनका नेतृत्व कर रहा था मेजर विक्रम खटाना। हेलीकॉप्टर से लटकी स्टील रोप की मदद से जैसे ही आखिरी सैनिक ने उतरकर जमीन पर पांव रखा, वैसे ही मेजर विक्रम खटाना ने अपनी रिस्ट वॉच को अपने मुंह के पास लाकर बोला, हम ज्यादा देर तक पाकिस्तानी रेडार सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। तुरंत वापस हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। मेजर विक्रम खटाना ने उस हेलीकॉप्टर को लीड कर रहे पायलट को आदेश दिया और वो तुरंत बिना कोई आवाज किए हुए हेलीकॉप्टर को वापस मोड़कर हवा में कहीं ओझल हो गया। मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों से बोले, हम पाकिस्तानी जमीन पर हैं साथियों, हमें इस जमीन की मिट्टी को पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक खून से लाल कर देना है। एक सैनिक बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, आप हमले का प्लान बताएं। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, सामने से और पीछे से हमला 2 तरफ से करने का प्लान था हमारा, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैंने इस हमले को चौतरफा करने का प्लान बना लिया है। लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? बताऊंगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ गया। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर हनीफ अजहर द्वारा लिखी किताब ब्लैक टाइगर, और मैं हूं नीरज यादव। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।
भारत से सटी हुई पाकिस्तानी सीमा के अंदर मौजूद उस बड़ी पाकिस्तानी सैनिक चौकी पर हमला करने के लिए भारतीय जांबाज सिपाही मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ उपस्थित थे और इस समय वो एक मैप को स्टडी करते हुए अपने साथियों को बता रहे थे। भारत पर एक बड़ा हमला करने के लिए पाकिस्तान में इस विशेष चौकी को रातों रात यहां बना दिया गया है। इस मैप की लोकेशन और मिली हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार इस चौकी पर हर वो हथियार मौजूद है जो हमारे देश को गहरी चोट दे सकता है। एक सिपाही बोला, अभी आपने बताया मेजर कि पाकिस्तान की ये चौकी रातों रात यहां बनी है, फिर इतनी जल्दी हम तक इसकी इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? ये सोचना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। हमारा काम है उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेना, वो भी चौतरफा। और हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब इस मैप के सहारे समझ पाएंगे कि कहां क्या है। सो कम टू द पॉइंट नाउ। इस चौकी में घुसने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से हम अंदर घुसेंगे और दूसरे रास्ते को दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक सिपाही ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? मेजर ने जवाब दिया, इसका एक्शन प्लान बाद में पता चलेगा, इसलिए पहले इस मैप प्लान को ध्यान से सुन लो। इस मैप के अनुसार जैसे ही हम दूसरे रास्ते से इस चौकी के अंदर घुसेंगे, वहां से 300 मीटर चलने के बाद हमें दाईं तरफ एक रूम दिखाई देगा। उसी में पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार और गोला बारूद को भर कर रखा हुआ है। पाकिस्तानियों ने उसे स्टोर रूम का नाम दिया है। हमारा टारगेट वही स्टोर रूम होगा, लेकिन हम चारों के लिए उस टारगेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस स्टोर रूम को बचाने के लिए पाकिस्तानी सिपाही अपना पूरा दमखम लगा देंगे और जिनकी संख्या यहां सैकड़ों में हो सकती है। एक दूसरा सिपाही बोला, यानी उस स्टोर रूम तक पहुंचना नामुमकिन हो सकता है? मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, एग्जैक्टली। लेकिन हम उस नामुमकिन को मुमकिन करने ही तो यहां पर आए हुए हैं, और हम ऐसा करेंगे तभी तो हम अपनी वर्दी की इज्जत और अपने देश का सम्मान बचा पाएंगे। आओ। जल्द ही मेजर विक्रम खटाना अपने तीनों साथियों को लेकर दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे रास्ते पर आ पहुंचे और बोले, सभी अपनी अपनी मिनी ड्रिल मशीन को निकालकर इस रास्ते पर छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट जाओ। कोई हमें देख लेगा इसकी चिंता मत करना। इस समय सामने की तरफ से हमारे साथियों ने जो हमला किया हुआ है, यहां मौजूद पाकिस्तानी सिपाही उसका जवाब देने में जुटे हुए हैं। हमें यहां अपना काम करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चलो काम शुरू करो। तीनों साथी अपने अपने हाथों में थमी उन बेआवाज मगर शक्तिशाली मिनी ड्रिल मशीनों से वहां छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट गए। और जैसे जैसे वे गड्ढे खोदने का अपना काम पूरा कर रहे थे, वैसे वैसे मेजर विक्रम खटाना उन गड्ढों को बंद करने का अपना काम कर रहे थे। जल्द ही अपना काम खत्म करके मेजर विक्रम खटाना ने अपने हाथ में बंधी अपनी रिस्ट वॉच का एक बटन दबाया और अपने साथियों से कहा, अब से ठीक 3 मिनट बाद यहां हंगामा शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतना ही समय है कि हम दूसरे रास्ते पर पहुंचकर अपनी दूसरी रणनीति पर काम करें। आओ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी और उनके तीनों साथियों ने भी यही किया। अगले 2 मिनट में वे सभी दूसरे रास्ते के मुहाने पर खड़े थे और विक्रम खटाना उनसे कह रहे थे, वो सामने 50 मीटर दूर पार्किंग में जो पाकिस्तानी आर्मी ट्रक खड़ा हुआ है, हमें उस तक पहुंचना है। पाकिस्तानी सिपाहियों की नजर पार्किंग पर होगी, इसलिए वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो काम हम पीछे करके आए हैं, वो काम इस काम को आसान बनाएगा, और ऐसा होने में थोड़ा वक्त बाकी है। थोड़े से समय में वहां बहुत कुछ होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वो तो पूरी मुस्तैदी से सामने की तरफ से होते हिंदुस्तानी सेना के हमले का जवाब देने में जुटी हुई थी, और उनका कमांडर अशरफ बिलाल चीख चीख कर उनके जोश को बढ़ा रहा था। शाबाश! हिंदुस्तानियों पर ऐसे ही बारिश की बूंदों की तरह गोलियां बरसाते रहो, ताकि वे 1 इंच भी अपने कदम को आगे ना बढ़ा पाए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर भी अपने कमांडर का साथ देता हुआ बोला, गोला बारूद और गोलियों की चिंता मत करना। यहाँ स्टोर रूम में इतना गोला बारूद है कि अगर हम 10 साल भी लगातार हिंदुस्तानियों से लड़ते रहे तो भी वो कम नहीं पड़ेगा। कमांडर अशरफ बिलाल ने कहा, हिंदुस्तानियों को इतना कमजोर भी मत समझो लेफ्टिनेंट, वे भी पूरी तैयारी से आए होंगे। लेफ्टिनेंट बशीर ने जवाब दिया, लग तो ऐसा ही रहा है जनाब, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमारी इस इतनी गुप्त चौकी पर उनका पूरी तैयारी के साथ अटैक करना ये बता रहा है कि उन्हें हमारे सारे प्लान्स की खबर है, जबकि पाकिस्तानी हाई कमान के कुछ टॉप ऑफिसर्स के सिवा इस चौकी के बारे में कोई नहीं जानता। कमांडर अशरफ बिलाल ने जवाब दिया, पता चलेगा, इसका भी पता चलेगा लेफ्टिनेंट। कमांडर अशरफ बिलाल की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी
कि तभी अचानक वहां पीछे की तरफ गूंजे कई धमाकों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कमांडर अशरफ बिलाल बुरी तरह चौंक कर बोला, ये धमाके कैसे लेफ्टिनेंट? पता नहीं जनाब, देखना होगा। तो यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन धमाकों को देखो। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर तुरंत अपने सैनिकों की तरफ पलटा और बोला, जाओ उधर रोड नंबर 2 की तरफ जाकर देखो मसला क्या है, वहां वो धमाके क्यों हो रहे हैं। एक साथ कई पाकिस्तानी सैनिक रोड नंबर 2 की तरफ होने वाले धमाकों का कारण जानने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें कुछ मालूम पड़ पाता उससे पहले ही मेजर विक्रम खटाना और उनके साथियों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइंस ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। जितने भी पाकिस्तानी सिपाही उस रोड नंबर 2 की तरफ बढ़े, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लैंडमाइंस ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। कमांडर अशरफ बिलाल की आंखें उस दृश्य को देखकर आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उत्तेजना की अधिकता से वो जोर से चिल्लाया, लैंडमाइंस? यहाँ लैंडमाइंस कहां से आ गई? क्या कोई दुश्मन यहाँ पर आ पहुंचा है? कमांडर बशीर ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? दुश्मन भला यहाँ कैसे पहुंच सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता जनाब। ठीक तभी सभी चौंके और उनके चौंकने का कारण वो मिलिट्री ट्रक था जो तेजी से उनकी ही तरफ बढ़ा आ रहा था, जिसे देखकर कमांडर अशरफ बिलाल चौंक कर बोला, ये हो क्या रहा है? वो ट्रक हमारी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने जवाब दिया, अरे हमारा दिमाग तो अभी लैंडमाइंस में ही उलझा हुआ है। ये ट्रक की कौन सी नई मुसीबत है जो हमारी तरफ बढ़ी आ रही है? फिर वो ट्रक की तरफ देखकर चीखता हुआ बोला, कौन है उधर ट्रक में? कौन चला रहा है इसे? रोको उसे। जवाब लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के पास ही खड़े एक सिपाही ने दिया, ट्रक को चलाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है जनाब, लगता है वो नीचे बैठकर ट्रक को चला रहा है। लेफ्टिनेंट बशीर बोला, रोको इसे, गोलियों की बौछार करके रोको इसे। अपने लेफ्टिनेंट कमांडर के आदेश पर तुरंत सभी सिपाहियों ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों ने ट्रक की बॉडी, शीशे के साथ साथ ट्रक के टायरों को भी अपना निशाना बनाया था, इसीलिए टायरों के फटने के साथ ही ट्रक लड़खड़ाकर रुक गया। ट्रक के रुकते ही सैकड़ों सिपाहियों ने ट्रक को घेर लिया। ट्रक के दरवाजे को जब खोला गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ट्रक में कोई नहीं था। ट्रक में जब कोई था ही नहीं तो ये ट्रक कैसे चलता हुआ यहां तक आ पहुंचा? लेफ्टिनेंट बशीर ने अपने आप से ही सवाल किया। एक सैनिक बोला, जनाब कहीं किसी की रूह इस ट्रक में तो नहीं आ गई है जो इसे चलाकर यहां तक ले आई? पाकिस्तानी सिपाहियों को उस ट्रक में कोई नहीं दिखा, मगर मेजर विक्रम खटाना और उनके तीनों साथी ट्रक पर ही थे। ट्रक के नीचे वाले हिस्सों को पकड़कर उन्होंने अपने आप को छिपकली की तरह ट्रक से चिपकाया हुआ था, और उस समय उन्होंने अपने हाथों को ट्रक से छोड़कर खुद को आराम से जमीन पर गिरा लिया जब उन्होंने ट्रक को चारों तरफ से सिपाहियों से घिरा देखा। अगले ही पल चारों ने कलाबाजियां खाकर अपने आप को ट्रक के नीचे से निकाला और अपनी अपनी गनों से धुआंधार गोलियों की बरसात कर दी। ट्रक के आसपास मौजूद पाकिस्तानी सिपाहियों को पता ही नहीं चला कि कब हिंदुस्तानी गोलियां उनके शरीरों में सुराख करती हुई चली गईं और उनके शरीरों से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिलने चली गई। मेजर विक्रम खटाना जबड़े भींचकर गोलियां चलाते हुए चीखकर अपने साथियों से बोले, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को भून डालो। उनके एक दूसरे साथी ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए सर, एक एक गोली काम आएगी, हर अलग गोली पर अलग दुश्मन का नाम लिखा है। तभी अपने आप को बचाता हुआ कमांडर अशरफ बिलाल चीखा, यह जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए, जब इनकी लाश यहां से जाए तो इनके शरीरों में इनके वजन से ज्यादा गोलियां होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने भी चीख कर अपने सैनिकों को हिदायत दी, इनका निशाना स्टोर रूम हो सकता है, ध्यान रहे इनमें से कोई भी वहां पहुंचने ना पाए। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, हम अर्जुन के देश के हैं कमीनों, हम जो लक्ष्य साध लें उसे बिना भेदे वापस नहीं जाते। अगर हम हथियारों से भरे उस स्टोर रूम को अपना निशाना बनाने आए हैं तो उसे अपना निशाना बनाए बिना यहां से नहीं जाने वाले, जान रहे या ना रहे। मेजर विक्रम खटाना और उनके साथी दुश्मनों को दुश्मनों के घर में ही खत्म करने का जो इरादा लेकर आए थे उसे वे सभी पूरे तरीके से अंजाम देने में लगे हुए थे। उनके हथियारों से निकली गोलियां दुश्मनों की जान की दुश्मन बन रही थीं। लाशें बिछाने में न मेजर विक्रम खटाना पीछे थे और न ही उनके साथी, चारों तेजी से स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक ठीक उनके सामने आकर फूटे उस बम ने उनके कदमों को रोक लिया। मेजर विक्रम खटाना सहित उनके तीनों साथी बम के धमाके की चपेट में आकर कई फुट ऊपर हवा में उछले और फिर नीचे गिरे। सबसे पहले मेजर विक्रम खटाना ने अपने आप को संभाला।
उन्होंने संभल कर देखा तो धूल के गुबार में भी उन्हें अपने 2 साथियों की लाशें अपने पास पड़ी दिखाई दी, जबकि उनका एक साथी मौत से जूझ रहा था। मेजर विक्रम खटाना तुरंत उसे संभालते हुए उससे बोले, हरभजन, तुम ठीक तो हो ना? हरभजन। घायल हरभजन बड़ी मुश्किल से बोला, जी सर, मैं ठीक हूं, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुश्मन ठीक नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा हरभजन, मैं एक एक के लहू से यहां की धरती लाल कर दूंगा। सर, आप मुझसे सीनियर हैं सर। एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत बहादुर हैं सर, लेकिन आपका दिमाग आपसे भी ज्यादा बहादुर है। हम दुश्मनों के जिस खेमे में हैं, वहां दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक है। आप अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करके दुश्मनों को खत्म तो कर देंगे, लेकिन शायद हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो हरभजन? हमें अपना मिशन पूरा करना है सर, और उसके लिए आपको अपने दिमाग की बहादुरी से काम लेना होगा। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज सर, आप दिमाग की बहादुरी से काम लीजिए। शरीर की बहादुरी के लिए ये हरभजन है ना, आपकी तरफ बढ़ती हर गोली को अपने सीने पे झेलेगा। लेकिन हरभजन फिर भी सर, लेकिन वेकिन करने का समय नहीं है। दुश्मन सिपाही हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। मैं उन्हें रोकने का काम करता हूं, आप उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम कीजिए। जाइए सर, प्लीज जाइए। ओके हरभजन, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी, जबकि पीछे छूट गया हरभजन अपनी गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाता हुआ चिल्लाया, आ जाओ, जिसे जिसे जहन्नुम का टिकट चाहिए वो जल्दी जल्दी आओ मेरे सामने। पाकिस्तानी सिपाही भी पोजीशन लेकर जवाबी फायर करने लगे। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, ये 4 थे, इनमें से 2 के तो बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए, एक यहां सामने मौजूद है, चौथा कहां गया? दूसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, जो सामने है पहले उसे जहन्नुम की आग में झोंकने का काम करो, इसका चौथा साथी भी यहीं कहीं होगा। तीसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, सही कहा, उस चौथे का ना तो यहां से निकल पाना आसान है और ना ही हमसे छिपना, क्योंकि जिस तरफ वो मौजूद है वहां हजारों फुट गहरी खाई के सिवा कुछ नहीं है। हरभजन का शरीर पाकिस्तानी सैनिकों की चलाई धुआंधार गोलियों की चपेट में आकर और भी घायल हो गया था, लेकिन हरभजन ने अपने हौसले को घायल नहीं होने दिया था। उसी हौसले की बदौलत वो दुश्मनों से बराबर लोहा ले रहा था। पर तभी अचानक हरभजन के जवाबी हमले रुक गए। कारण था असले का खत्म हो जाना, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, बस अब बंदर की तरह गुलाटियां मारना बंद कर और जिंदगी भर पाकिस्तान की जेल में सड़ने की तैयारी कर। बंदर होगे तुम, हम हिंदुस्तानी शेर हैं, और हिंदुस्तानी शेर पिंजरे में बंद होने की जगह मर जाना पसंद करता है। इतना कहकर हरभजन ने अपने मुंह में रखे हुए साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया। पलक झपकते ही उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। हरभजन को जीवित गिरफ्तार करने की आस लगाए पाकिस्तानी सिपाही हाथ मलने के सिवा कुछ न कर सके। हरभजन की मौत ने कमांडर अशरफ बिलाल को और ज्यादा परेशान कर दिया। उस हिंदुस्तानी का जिंदा गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था लेफ्टिनेंट बशीर, क्योंकि हमें उससे यह राज उगलवाना था कि आखिर कैसे इस चौकी की खबर हिंदुस्तान पहुंची। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने जवाब दिया, हमारे आदमियों ने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन उसने अपने मुंह में साइनाइड का कैप्सूल छिपा रखा था, इसकी हमें खबर नहीं थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए,